अपने सारे जो भी यहाँ पर मौजूद मेरे दर्शक हैं उन सभी का स्वागत करता हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल एरर के कारण जो है आज का जो वेबिनार है हमारा वो 5 मिनट या फिर मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहूँगा। बट आज का जो हमारा ये जो वेबिनार है वो कमोडिटी इंडाइसेस के ऊपर है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर सभी को ब्रीफ करना चाहूँगा, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। आज का जो हमारा सेशन है ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम है जहां पर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स को उनके जो इस कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो वीसीपी हो, ट्रेडर हो, मार्केट पार्टिसिपेंट हो, उनको हम थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। या फिर नए जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम उनको भी एक जो है यहाँ पर इस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए उन्हें इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर है मिस्टर अमोक, जिन्हें 10 से भी ज़्यादा सालों का इस फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपीरियंस है। और एक गेस्ट और एक एक्सपर्ट स्पीकर के रूप में वो सेबी के साथ भी और काफ़ी जो अन्य एक्सचेंज है इंडिया में मौजूद, जैसे एनएसई या फिर बीएसई या फिर एमसीएक्स एनसीडीएक्स के साथ भी इन्वेस्टरों को एजुकेट करने का काम करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा पूरा जो सेशन रहेगा वो बेसिकली जो है कमोडिटी इंडेक्सेस और स्पेशली ग्वारेक्स के ऊपर रहेगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो आज के वेबिनार है उसके थोड़े से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा। आज का जो वेबिनार है हमारा वो आप ऑडियो और वीडियो मोड में रहेगा, जहाँ पर आप देख और सुन दोनों पाएंगे। इसी के साथ साथ आपके यदि कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके वेबिनार के अंत में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अपने चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं हमें। हम इस वेबिनार के अंत में पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस है उनका हम आंसर दे पाए और जो है उनका हम समाधान कर पाए। तो जो बेसिक थोड़ा सा मैं यहाँ पर और थोड़ा ब्रीफ में बता देना चाहूँगा कि ग्वारेक्स, ये जो ग्वार सीड और ग्वार गम का एक कंपाउंड इंडेक्स है, जैसे आप निफ्टी 50 या फिर अन्य जो इंडेक्स है इक्विटीज या फिर अदर फाइनेंशियल मार्केट में आप देखते हैं, वैसे ही कमोडिटी मार्केट में और स्पेशली एग्री मार्केट में ये जो है ग्वारेक्स, जो कि ग्वार सीड और ग्वार गम का एक कंबाइंड इंडेक्स है, उसके ऊपर थोड़ा आज का फोकस हमारा ज़्यादा रहेगा। क्योंकि सोमवार से मतलब 17th ऑफ जनवरी से हम उसे एलईएस लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम लेके आ रहे हैं, जहां पर बाय और सेल दोनों साइड में, यदि आपके स्क्रीन पर जहां पर भी आप भाव देखते हैं उसमें आपको दोनों साइड में कोड्स दिखने शुरू हो हो जाएगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देना मैं भूल गया। मेरा नाम पुनीत है। मैं एनसीडीएक्स में बिजनेस डेवलपमेंट टीम में काम करता हूँ और एमपी रीजन पूरा हेड करता हूँ। और मैं आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा मिस्टर अमोक को कि वो आज हमें विस्तार पूर्वक जो है वो कमोडिटी इंडाइसेस के बारे में समझाएं। और सारे मेरे दर्शकों से यही निवेदन रहेगा कि आप अपना अमूल्य समय देकर यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप नहीं कुछ बस मतलब अगर इससे कुछ सीखते नहीं है तो आपका जो अमूल्य वक्त है वो वेस्ट जाएगा। मतलब अगर कुछ सीखते हैं तो कुछ फायदा ही होगा, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यकीन मान के चलिए, ना सही इन्वेस्टमेंट लेकिन एजुकेशन के दृष्टिकोण से एक ओवरऑल इकोसिस्टम आपने आसपास इकोनॉमी में क्या चल रहा है इसकी जरूर आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो अमोक सर, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका आमंत्रित करता हूँ। ओके, थैंक यू पुनीत। धन्यवाद कि आपने एक इंट्रोडक्शन दिया ये सेशन के बारे में। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आज हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आज जो त्योहार है, जैसे कि मकर संक्रांति है, पोंगल है, लोहरी है या बिहू है,
ये सभी आप अपने राज्यों में जो भी त्योहार मनाए जा रहे हैं उसके बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो पुनीत आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हम आज का हमारा जो सेशन है इसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। सो कमोडिटी इंडाइसिस के बारे में तो जरूर हम बात करेंगे आज की सेशन में, मगर उसके साथ ही बाकी के भी जो प्रोडक्ट्स है जिस पे आज आप ट्रेड कर सकते हो या जो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक भाग हो सकते हैं, उसके बारे में भी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कमोडिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जान के, और आगे जाके फिर इंडाइसेस और बाकी के जो प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का जो इकोसिस्टम है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। सो कमोडिटी एक्सचेंजेस की अगर इवोल्यूशन देखें कि कैसे कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो 19वीं सदी में सबसे पहले बॉम्बे कॉटन ट्रेडिंग एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट की गई, और उसके बाद में धीरे धीरे करके कमोडिटीज को कमोडिटी मार्केट्स पे लाया गया ट्रेडिंग के लिए। सो 1910 से लेके 1930 तक अगर हम देखें तो अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज जैसे कि ऑयल सीड्स है या रॉ जूट है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए। इसके बाद जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके बाद में फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन को लाया गया, एक संस्था बनाई गई और उसको रेगुलेटर के तौर पर इस मार्केट में लॉन्च किया गया। सो 1953 में फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुई, शुरुआत हुई, और इसको कमोडिटी मार्केट्स का रेगुलेटर बनाया गया। इसके बाद में बहुत सारी कमोडिटीज को शुरुआत की गई और लॉन्च किया गया ट्रेडिंग के लिए, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम दिखाई देने लगा, या वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा दिख रही थी, उसके वजह से लिक्विडिटी समटाइम्स कम होती गई। सो उसके वजह से कमोडिटीज़ को बैन किया गया। सो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2000 साल तक कोई ना कोई धीरे धीरे कमोडिटीज़ बैन की गई, मगर जैसे ही कमोडिटीज़ बैन की गई अलग अलग कमिटीज़ की भी स्थापना की गई, जैसे कि खुशरो कमिटी है या काबरा कमिटी है या वर्किंग कमिटी जो लॉन्च की गई थी, इनके रिकमेंडेशंस लिए गए। इनको पूछा गया कि कौन से कमोडिटीज को वापस लाना चाहिए, उनके कारण क्या है, क्यों वापस लाना चाहिए, वगैरह वगैरह। और इनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 साल में अपनी जो भी कमोडिटीज बैन की गई थी, धीरे धीरे करके एक एक करके उस कमोडिटीज को वापस ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध किया है इस मार्केट में। अगर 2003 साल की बात करें तो नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजेस की शुरुआत हुई, और 2015 सितंबर में अगर हम देखें तो एफएमसी जो कि पहले की टाइम पे रेगुलेटर हुआ करता था, उसका जो विलीनीकरण है, जैसे हम कहते हैं मर्जर, वो किया गया सेबी के अंदर। सो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आज की डेट पे कमोडिटी मार्केट्स का रेगुलेटर है। सो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं या जो भी नियम बनाए जाते हैं, वो सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं, एलिजिबिलिटी जो भी होती है वो फॉलो की जा रही है या नहीं, ये चेक करने का जो काम है या रेगुलेशंस बनाने का जो काम है, वो सेबी ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। आगे देखिए तो कमोडिटी एक्सचेंजेस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके नीचे है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके नीचे सेबी काम करता है। और सेबी के नीचे जैसा मैंने कहा रेगुलेटर होने की वजह से सभी जो कमोडिटी एक्सचेंजेस है, जो आज की डेट पे 5 नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस है जैसे कि एनसीडेक्स, एमसीएक्स, आईसेक्स, एनएससी और बीएससी, ये सभी सेबी के अंडर काम करती है। अगर रेगुलेशंस की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर 2015 तक की हमने बात की कि सेबी ने मार्केट रेगुलेटर के तौर पर अपने जो भी रेगुलेशंस थे या जो भी अपना कारभार हुआ करता था वो उन्होंने टेक ओवर किया। उसके बाद में जून 2017 में सेबी ने ऑप्शंस, ये जो प्रोडक्ट होता है डेरिवेटिव्स मार्केट का, उसको कमोडिटी मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन दी गई। उसके बाद में सेबी ने कैटेगरी 3 के जो एआईएफ्स है उनको भी मार्केट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी। आगे देखिए तो सितंबर 2017 में इक्विटी और कमोडिटी के जो सेगमेंट्स हुआ करते थे, यानी कि ब्रोकिंग जो कंपनीज है उनके जो सेगमेंट्स या आर्म्स जिसे कहते हैं या सब्सिडियरीज जिसे कह सकते हैं, उनको भी इंटीग्रेट करने की परमिशन दी गई। इसके बाद में बैंक की जो सब्सिडियरीज करती थी डिस्ट्रीब्यूशन का काम, उन्हें भी कमोडिटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन दी गई, और उसके साथ ही बैंकों को प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर के तौर पर यानी कि क्लियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी परमिशन दी गई। आगे देखिए तो सितंबर 2018 में
एफपीआईज यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको भी कमोडिटी मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का परमिशन मिली हेजिंग के तौर पर, या हेजिंग का एक्सपोजर लेने के लिए उनको परमिशन इसलिए दी गई थी। मार्च 2019 में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इनको भी कमोडिटी मार्केट्स में या कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट्स में पार्टिसिपेशन के लिए परमिशन दी गई। और जो आखिरी का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, सो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हम देख सकते हैं वो हुआ जून 2019 के साल में या महीने में। और यहां पर इंडाइसिस को लॉन्च करने की परमिशन है वो सेबी द्वारा दी गई, और उसके साथ ही बहुत अलग अलग प्रकार के इंडाइसिस भी लॉन्च किए गए कमोडिटी मार्केट्स में। और जो जिसके बारे में स्पेसिफिकली जैसे पुनीत ने बताया, गवारेक्स के बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में बात करने वाले जो इस सेगमेंट में पड़ता है। सो ये ऐसा धीरे धीरे मार्केट बढ़ता गया, अलग अलग प्रकार के पार्टिसिपेंट्स को परमिशन दी गई, एक तरीके से लिक्विडिटी बढ़ाने की भी कोशिश की गई, जिसका एक भाग वापस जैसे अभी पुनीत ने बताया कि मंडे को एलईएस लॉन्च किया जा रहा है जहां पे लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी। सो एक प्रकार से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़े या इंस्टीट्यूशंस का बढ़े, उसका जो प्रयत्न है वो सेबी द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। आगे देखिए तो व्हाट आर डेरिवेटिव्स। सो डेरिवेटिव बेसिकली दो पार्टीज के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, और इसमें जो वैल्यू होती है यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है वो एक अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है। तो ये अंडरलाइंग एसेट स्टॉक्स हो सकते हैं या बॉन्ड्स हो सकते हैं या कमोडिटीज हो सकती हैं या फिर करेंसीज, इंटरेस्ट रेट्स या मार्केट इंडाइसेस भी इसका एक भाग यानी कि अंडरलाइंग एसेट का भाग हो सकते हैं। उसी जगह हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि अंडरलाइंग एसेट इस केस में कमोडिटी होगी, और जिसके वैल्यू से या उसके जो प्राइस है उससे ये कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिराइव की जाएगी। सो इस तरीके से कमोडिटी डेरिवेटिव्स आते हैं। अगर एक्सचेंज की बात करें तो एनसीडेक्स एज ए एक्सचेंज आपको क्या बेनिफिट दे सकता है या उसका रोल क्या है मार्केट में, तो उसकी अगर बात करें तो एफिशिएंट प्राइस रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपको हेजिंग करनी है या आपकी जो प्राइस रिस्क है उसे मिनिमाइज करना है। याद रखिए कि हम प्रयत्न तो जरूर करते हैं प्राइस रिस्क एलिमिनेट करने की, मगर वो कोशिश बहुत से बार नाकाम होती है। बिकॉज इंग्लिश में हमेशा कहा जाता है कि एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल बट रिडक्शन इन द रिस्क इज ऑलवेज पॉसिबल। सो कम करने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, मगर एलिमिनेट अगर करने जाए तो वो बहुत से बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो ये जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हेजिंग के दौरान या हेजिंग के साथ ही आप एक्सचेंज के द्वारा आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। इसी के साथ अगर आप कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर चाहते हो तो वो भी आपको प्राइस डिसेमिनेशन और प्राइस डिस्कवरी के थ्रू आपको मिल सकती है, जहां पर आपको कोई भी प्रकार का क्रेडिट डिसीजन लेना होता है। सो उस क्रेडिट डिसीजन लेने के लिए भी एक्सचेंज आपको हेल्प कर सकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, लिक्विडिटी बढ़ाने में भी एक्सचेंज की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। इसी के साथ जैसा मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार की कमोडिटीज आपको ये एक्सचेंज उपलब्ध करता है कराता है, और जिसके वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो आप डाइवर्सिफाई करके आपकी जो ओवरऑल रिस्क है वो आप कम करने की कोशिश इसके थ्रू कर सकते हो। काउंटर पार्टी रिस्क के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो काउंटर पार्टी रिस्क ये जो होती है ये बायर की रिस्क सेलर पे और सेलर की रिस्क बायर पे, यानी अगर दोनों बाजू अगर कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट होता है तो वो डिफॉल्ट कम करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए आपको एक्सचेंज मदद करता है, जहां पर एक्सचेंज ये रिस्क यानी कि काउंटर पार्टी रिस्क खुद पर लेके पार्टिसिपेंट्स को या बायर एंड सेलर को वो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो करने में या एलिमिनेट करने में मदद कर सकता है। इसी के साथ ट्रेड की गारंटी, एक्सचेंज एक इंटरमीडियरी होने की वजह से ट्रेड गारंटी पूरी तरीके से खुद पर लेता है, और ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी है या जो स्मूथ प्रोसेस इंश्योर करने का जो काम है वो भी एक्सचेंज कर सकता है। सो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के जो फायदे हैं या एडवांटेजेस है ये आपको एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन करके मिल सकता है। अगर आगे बात करें तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में या कौन कौन से कमोडिटीज में आप ट्रेड कर सकते हो। सो एनसीडेक्स द्वारा प्रोडक्ट बास्केट उपलब्ध किया गया है आपके लिए सबके लिए। सो सीरियल्स एंड पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल्स एंड ऑयल सीड्स, गवार कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में आज डिटेल में हम बात करेंगे, फाइबर्स,
स्वीटनर्स, मेटल्स जिसके बारे में भी, जहां पर स्टील लॉन्ग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, और इंडाइसिस जो कि गवारेक्स है। तो ये सभी प्रोडक्ट्स आपके लिए, या ये सभी कमोडिटीज आपके लिए उपलब्ध है। आप इसका एडवांटेज लेके, जैसा मैंने आपको बताया, आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई करने में आप एक इसका फायदा करा सकते हो। अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो एनसीडेक्स पे या कोई भी एक्सचेंज पे तीन मुख्य प्रकार के डेरिवेटिव के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि हेजर्स, स्पेक्यूलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स होते हैं। सो व्हाट आर दीज? सो हेजर्स ऐसे प्रकार के पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अपनी प्राइस जो है, रिस्क, प्राइस रिलेटेड रिस्क है, वो मिनिमाइज करने के लिए या कम करने के लिए इस मार्केट का भाग होते हैं। सो इनका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो होता है रिस्क मिनिमाइजेशन, और सेकेंडरी मोटिव डेफिनेटली हम सभी का होता है, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर बाकी के दो पार्टिसिपेंट्स की बात करें, जो कि स्पेक्यूलेटर्स है या आर्बिट्रेजर्स है, इनका जो प्राइमरी मोटिव है इस मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो स्पेक्यूलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स को रिस्क लेने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, वो बहुत बड़ी रिस्क ले सकते हैं, और उतनी ही रिस्क के साथ, जैसा हम कहते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, सो जितनी ज्यादा वो रिस्क लेते हैं उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस भी उनका बढ़ जाता है। लेकिन स्पेक्यूलेटर्स जो होते हैं वो एक ही मार्केट में पार्टिसिपेट करके अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं या मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आर्बिट्रेजर जो होते हैं वो दो अलग मार्केट्स में, यानी कि कैश सेगमेंट में और या फिर स्पॉट सेगमेंट में या डेरिवेटिव सेगमेंट में, दोनों में पार्टिसिपेट करके उसका जो प्राइस डिफरेंस है उससे बेनिफिट करने की कोशिश या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश आर्बिट्रेजर्स करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये सभी पार्टिसिपेंट्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे, यानी कि एनसीडेक्स के प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम ऑप्शंस, ये प्रोडक्ट की बात करें, तो ऑप्शंस ये जो प्रोडक्ट है, ये बेसिकली आपको राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन देता है, यानी कि आपको राइट तो मिलती है उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने की, लेकिन कोई भी प्रकार की ऑब्लिगेशन आप पे नहीं होती। अगर इसका दो जो प्रकार है या इसके जो दो भाग है वो हम देखें, तो कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, ये दोनों प्रोडक्ट्स या दोनों क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्शंस आपके लिए उपलब्ध है। जहां पर कॉल ऑप्शन की बात करें तो दैट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय, एंड पुट ऑप्शन की बात करें तो दैट गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल टू द रिस्पेक्टिव पार्टीज। तो एक जगह अगर हम बात करें तो कॉल ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो कॉल ऑप्शन में आपके पास दो चॉइसेस होंगे, लॉन्ग पोजीशन लेना या शॉर्ट पोजीशन लेना, यानी कि लॉन्ग यानी कि बाय पोजीशन, शॉर्ट यानी कि सेल पोजीशन। सो अगर आप बाय कॉल करते हो तो उसका मतलब ये बेसिकली होता है कि आप मार्केट में बुलिश हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मार्केट या कमोडिटी की प्राइस जो है वो आगे जाके बढ़ने वाली है। और दूसरी जगह अगर आप सेल कॉल करते हो, यानी कि शॉर्ट कॉल पोजीशन आप लेते हो, तो वो अपोजिट पोजीशन हो जाती है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट बेरिश हो जाता है। दूसरी जगह अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो बाय पुट या लॉन्ग पुट जो पोजीशन है वो ये आपको कहती है कि आप मार्केट में बेरिश हो, यानी कि कमोडिटी की जो प्राइस है वो आगे जाके गिरने वाली है, जिससे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो आपका बेसिकली प्रॉफिट दे सकता है। और दूसरी जगह अगर शॉर्ट पुट की बात करें पोजीशन की, यानी कि सेल पुट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो वहां पे बुलिश एक पर्सपेक्टिव आपको दे जाता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि बाय कॉल और बाय पुट, ये जो दोनों लॉन्ग पोजीशंस है, यहां पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होने के चांसेस है, मगर आपका जो लॉस है वो सिर्फ प्रीमियम अमाउंट जो आप भरते हो कॉन्ट्रैक्ट बुक करते वक्त, वहां तक ही रिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि सीमित होता है। सो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। मगर दूसरी जगह अगर हम शॉर्ट पोजीशंस की बात करें, जो कि शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट पोजीशन है, वहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड होता है, यानी कि जो प्रीमियम आपको मिला है उतना ही प्रॉफिट आपका हो सकता है, लेकिन आपकी जो रिस्क पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। और इसीलिए जनरली अगर हम शॉर्ट पोजीशंस की बात करें तो वहां पे ऐसे ही लोग या पार्टिसिपेंट्स आपको दिखाई देंगे जो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं। सो इस तरीके से आप ऑप्शंस में आपकी पोजीशंस ले सकते हो। सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में आपका बेनिफिट क्या है? सो व्हाट आर दी एडवांटेजेस? सो सबसे पहले तो आपको सिर्फ प्रीमियम भरना है, आपको कोई भी प्रकार की मार्क टू मार्केट वहां पे मार्जिन नहीं भरनी है। सो वो सबसे पहला एडवांटेज आपका हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैश सेटलमेंट होने वाला है। सो वो है आपका सेकेंड एडवांटेज।
और तीसरा जो एडवांटेज है वहां पे आपको रिटर्न और रिस्क की अगर हम कंपैरिजन करें, जिसे रिटर्न एंड रिस्क पोटेंशियल कह सकते हैं, वहां पे जैसा मैंने आपको बताया रिस्क कंपैरेटिवली लॉन्ग पोजीशन में कम है और प्रॉफिट यानी कि रिटर्न पोटेंशियल आपको ज्यादा दिखाई दे सकता है। सो कंपेयरिंग टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस कंपैरेटिवली बहुत चीप है या बहुत सस्ते ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर एक्सपर्ट्स की बात करें तो हम जनरली ये कहते हैं या एक्सपर्ट्स बहुत से बार ये कहते हैं कि प्राइस रिस्क एलिमिनेट करने की आप ट्राई करो, तो वो करना कंपैरेटिवली मुश्किल है, जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन अगर वो आप कम करने की कोशिश करो तो ऑप्शन आपको एक बहुत अच्छी तरीके की प्राइस इंश्योरेंस दे जाता है, यानी कि बेसिकली कम से कम रिस्क में आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाने की कोशिश इस ऑप्शन प्रोडक्ट से आप या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से आप कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर ऑप्शंस एनसीडेक्स कौन से ऑफर करता है उसकी बात करें, तो गवार गम और गवार सीड में आपके पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट के लिए उपलब्ध है, जो कि एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पे आप बाय एंड सेल कर सकते हो। अभी गवार में ही क्यों बेसिकली ऑप्शंस प्रोडक्ट पॉसिबल है या अभी आपको क्यों इसमें जाना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम आगे बात करने वाले हैं। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा मैं सस्पेंस आप सभी के लिए रखता हूं और थोड़ी देर में उसके बारे में भी हम वापस बात करेंगे। सो एज ऑफ नाउ आई जस्ट लीव यू विद दीज टू थिंग्स। कमोडिटी इंडाइसिस की अगर हम बात करें, तो कमोडिटी इंडेक्स जैसा मैंने आपको बताया कि सेबी द्वारा परमिशन दी गई थी लॉन्च करने के लिए, और इसी के साथ सेक्टोरल इंडाइसिस भी लॉन्च किए गए। तो सेक्टोरल इंडाइसिस आर टिपिकली प्राइस बेस्ड इंडाइसिस, जहां पे आप एक्सपोजर ले सकते हो एक पर्टिकुलर सेक्टर की ओर। सो जैसा हम गवर्नमेंट सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें, तो इंडाइसिस का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। सो फ्रेमवर्क ऐसा है कि बेसिकली इसमें एक ही पर्टिकुलर कोई सेक्टर का आपको, या सेक्टोरल इंडाइसिस के बारे में हम बात करें तो एक पर्टिकुलर सेक्टर के कमोडिटीज ही इसका भाग हो सकते हैं। और ये जो सिलेक्शन की जाती है, ये प्रोडक्शन और लिक्विडिटी के बेसिस पे इसकी जो सिलेक्शन है वो की जाती है। हर एक कमोडिटी जो भी इस कंपोनेंट होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के या एक सेक्टोरल इंडेक्स के, उनको वेट्स दिए जाते हैं। और ये जो वेट्स है उसके नेशनल जो भी प्रोडक्शन होती है उसके और ट्रेडेड वैल्यू, इसके बेसिस पे उसको वैल्यू वेटेज दिया जाता है। ये जो भी कंपोनेंट सिलेक्ट किए जाते हैं ये हर साल साल के पहले दिन, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है उसके पहले दिन 1 अप्रैल को इसकी रीबैलेंसिंग करना पॉसिबल है। सो कंपोनेंट की जो वेटेज है या कौन से कंपोनेंट्स इसका भाग होते हैं वो चेंज करने हैं या नहीं, ये सभी जो डिसीजंस है ये उसके बेसिस पे, यानी कि प्रोडक्शन और लिक्विडिटी जैसा मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे अगर चेंज करना है या रीबैलेंसिंग करना है, तो वो साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डेट जो होता है उस दिन को किया जाना पॉसिबल है। और इसकी अगर वेटेज की बात करें तो वो वेटेज मैक्सिमम साइड पे कितना होना चाहिए और लोअर साइड पे कितना होना चाहिए, इसकी भी एक लिमिट लगाई गई है। सो जो मैक्सिमम साइड होती है उसे कैप कहा जाता है, जो कि 70% वेटेज है मैक्सिमम एक कमोडिटी के लिए। और अगर लोअर साइड उसकी हम देखें तो वो होती है 30%। सो ज्यादा से ज्यादा 70% कैपेसिटी वेटेज हो सकती है और कम से कम 30% उसकी वेटेज हो सकती है उस पर्टिकुलर सेक्टोरल इंडेक्स में। तो इस तरीके से ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। आगे हम बात करें कि सेक्टोरल इंडाइसिस में आपको क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो कम से कम कीमत पे आप कर सकते हो, बहुत ही कम कॉस्ट दे के आप कर सकते हो। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसमें कोई भी प्रकार की आपको फिजिकल डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी तरीके से कैश सेटलमेंट प्रोसीजर के थ्रू या मैकेनिज्म के थ्रू आप ले सकते हो। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपके अकाउंट में पैसा आता है, और अगर आपको लॉस हुआ है तो उतना पैसा आपको देना पड़ता है। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मार्जिन्स कंपैरेटिवली इन कॉन्ट्रैक्ट्स में या सेक्टोरल इंडाइसिस में बहुत कम अमाउंट में आपको मिलना पॉसिबल है, और आप उतनी मार्जिन्स देके इसमें पोजीशंस आप ले सकते हो। अगर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये सेक्टोरल इंडाइसिस का अगर बाकी के एसेट क्लासेस के साथ या इंडाइसिस के साथ अगर हम कंपैरिजन करें कोरिलेशन के, तो इसमें बहुत ही कम कोरिलेशन आपको नजर आता है, जिससे बहुत एक अच्छा एडवांटेज आपको मिल जाता है कि एक एडिशनल एसेट क्लास आज आपके पास उपलब्ध हो गया है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए।
जैसा आप सेक्टोरल इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हो, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है, एक डायरेक्शनल इंडिकेटर मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की कमोडिटीज कहां जा सकती है या कौन सी ओर, यानी कि ऊपर की ओर या नीचे की ओर, बुलिश या बेरिश सेगमेंट परसेप्शन के साथ आप इसमें जा सकते हो। अगर ट्रेडिंग की बात करें तो बहुत ही इजी ट्रेडेबल लॉट्स में आपको ट्रेड करना पॉसिबल है। जो भी मार्केट लॉट्स इसमें उपलब्ध किए कराए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करें, जो कि टैक्सेस है या ब्रोकरेज है, वो बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पे रखी गई है और जिसके वजह से आप बहुत ही कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट में आपकी जो ट्रेडिंग है या आपके जो पोजीशंस है वो आप ले सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रकार का आर्बिट्राज रिलेटेड ट्रेड या कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग, जिसे बेसिकली एक ही बार में दो अलग सीरीज में आपको पोजीशंस लेके उसमें से प्रॉफिट डिराइव करने की कोशिश करनी है, तो ये दोनों ही चीजें, यानी कि आर्बिट्राज और कैलेंडर स्प्रेड ट्रेडिंग, आपको इन सेक्टोरल इंडाइसिस के थ्रू करना पॉसिबल है। और आज की डेट पे सेबी ने ऑलरेडी कमोडिटी इंडेक्स फ्यूचर्स को भी परमिशन दी गई है। सो इसमें भी आप अपनी जो पोजीशंस है वो लेके आप अपना जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हो। सो इस रीजंस के लिए या इन कारणों की वजह से आपको सेक्टोरल इंडाइसेस में आपकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, जिसके वजह से आपको इन सब में इन्वेस्ट करने का एक सोच आप कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आपको अगर आगे जाना है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अभी गवार के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो अपना मेन इंडेक्स है या जो डिस्कशन का अपना टॉपिक है वो है इंडाइसिस। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडाइसिस के बारे में, जो है गवारेक्स। सो गवारेक्स ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली एनसीडेक्स द्वारा उपलब्ध कराया गया, आपके लिए आज की डेट पे जो उपलब्ध है ये एक इंडेक्स है। सो गवारेक्स की अगर बात करें तो गवारेक्स में दो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स है, जो कि गवार सीड जो 63% वेटेज पे इस इंडेक्स में है, और अगर गवार गम की अगर हम बात करें तो वो 37% का वैल्यू वेटेज इसमें दिया गया है। सो ये जो कंपोनेंट्स है दोनों, जैसा मैंने आपको बताया, रीबैलेंसिंग करना भी परसेंटेज का पॉसिबल है, मगर ये जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, यानी कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए ये वैल्यू वेटेज इसको दिया गया है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात करें गवारेक्स की, तो इसमें 3 सीरीज आपके लिए उपलब्ध है, जो कि नियर, मिड और फार सीरीज है। अगर टिक साइज के बारे में बात करें तो टिक साइज बेसिकली ये होती है कि जो भी प्राइस मूवमेंट होती है वो ऊपर की ओर और नीचे की ओर कितनी अमाउंट से चेंज होती जाती है। सो मिनिमम चेंज जो अमाउंट होती है उसे 1 रुपया, यानी कि टिक साइज 1 रुपया इसमें रखा गया है। यूनिट ऑफ ट्रेडिंग की बात करें तो एक लॉट में आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर एक लॉट विल बी इक्विवेलेंट टू 100 यूनिट्स। सो एट अ टाइम आपको अगर बाइंग एंड सेलिंग करनी है गवारेक्स में, तो आपको एक लॉट यानी कि 100 यूनिट्स की बाइंग एंड सेलिंग करनी होगी। ट्रेडिंग आवर्स इसके मंडे टू फ्राइडे, यानी कि सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक आप इसकी ट्रेडिंग जो है वो आप कर सकते हो। और जो भी इसका लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, जो भी महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, उस दिन को 5 बजे की जो प्राइस होगी उसे कंसीडर करके, एक्सपायरी डेट की प्राइस कंसीडर करके जो इसकी सेटलमेंट है वो अकॉर्डिंगली की जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिया जाएगा, और लॉस हुआ है तो आपको उतना अमाउंट देना होगा। इसके बीच में ही आपकी जो मार्क टू मार्केट सेटलमेंट है वो भी कंटिन्यूअसली होते जाती है। और अगर हम इनिशियल मार्जिन की बात करें तो इनिशियल मार्जिन इसमें 10%, यानी कि 10% रखा गया है। सो ये सभी जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन है इनको आप फॉलो करके, आपकी अगर गवारेक्स में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो आप जरूर अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो अभी आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि ये बता तो रहे हैं गवार के बारे में, मगर गवार में ही क्यों हम करें। तो ये एक रीजन डेफिनेटली एक नॉर्मल इन्वेस्टर का ये होता ही है। सो अभी इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि गवार के बारे में हम इतना क्यों बात कर रहे हैं। तो उसके पहले, उस रीजन पे जाने से पहले, गवार इंडेक्स की अगर हम वोलेटिलिटी देखें या इंडेक्स का परफॉर्मेंस अगर हम देखें अप्रैल 2020 से लेके मार्च 21 तक, अगर हम देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो हुआ है उसका अगर हम देखें, तो वो एक बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेंड आपको वहां पे दिखता है।
तो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होते जा रही है, यानी कि आपको बीच बीच में एंट्री और एग्जिट के पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे नजर आ सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपनी जो ट्रेडिंग है वो अकॉर्डिंग पोजीशंस लेके आप अपनी जो ट्रेडिंग है वो आप कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सो वॉलेटाइल ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। सो वहां पे आप अकॉर्डिंगली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो करने की बात आप सोच सकते हो, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार अभी तक बताया है। सो अभी हम गवार के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, बिफोर गोइंग टू गवार, क्यों गवार गम हो गवार सीड हो, सबसे पहले अगर हम देखें, सो मैंने आधार लिया है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इनका जो एग्रीकल्चरल आउटलुक 2021 रिपोर्ट है, इसका आधार लेते हुए सबसे पहली पॉइंट जो आपको हाईलाइट यहाँ पे मैं करना चाहता हूं वो है पॉपुलेशन का पॉइंट। सो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, जनसंख्या अगर हम हमारे देश की या हमारे रीजन की, एशिया रीजन की देखें, तो वो सबसे ऊपर है। 2050 तक का यहाँ पे एक प्रोजेक्शन, साल 2050 तक का प्रोजेक्शन लगाया गया है, और इसमें आपको एक सबसे ऊपर एशिया मार्केट दिखता है या एशिया रीजन दिखता है। और इसका बेसिक रीजन यही है बिकॉज जो दुनिया के सबसे जनसंख्या ज्यादा होने वाले जो दो देश है वो है भारत और चीन, यानी कि चाइना। ये दोनों ही देश ये रीजन में पड़ते हैं, और उसकी वजह से ये सबसे ऊपर आपको एशिया रीजन यहां पर दिखता है। तो ये सबसे पहला रीजन है, बिकॉज पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्रीज या रीजन। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमें आधार इसका लेना है। इसके बारे में गवार गम के बारे में या गवार मार्केट के बारे में बात करें, तो गवार गम जो बेसिकली होता है या गवार सीड जो बेसिकली रॉ मटेरियल इसकी है, इससे जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट निकलता है वो है गवार गम। सो गवार ये जो प्रोडक्ट है या ये जो कमोडिटी है, इसका बेसिकली यूज कहां होता है? सो इस कमोडिटी का जो यूज है या उसका इस्तेमाल जो है, ये तीन अलग अलग कारणों से या कारणों में हो सकता है। सबसे पहला यानी कि चिपकाने के लिए, जिसे जेलिंग फंक्शन कहा जाता है। दूसरा है थिकनिंग सेगमेंट या थिकनिंग फंक्शन, और तीसरा होता है लुब्रिकेशन के लिए, यानी कि फ्रिक्शन रिड्यूसिंग के लिए या रिडक्शन में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करें, तो गवार गम या गवार मार्केट है, ये बेसिकली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, एक्सप्लोसिव्स इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स एंड फार्मा इंडस्ट्री में ये यूज होता है। गवार गम बेसिकली का इस्तेमाल ये सभी इंडस्ट्री। सो अगर आप देखिए तो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड यूसेज इस गवार का है। तो अगर गवार मार्केट की बात करें, तो साल 2019 में ये मार्केट की साइज अप्रोक्सीमेटली यूएस डॉलर्स 864 मिलियन इतनी थी, और जो कि साल 2025 तक ऐसा एक अंदाजा लगाया गया है कि इसकी साइज बढ़कर अप्रोक्सीमेटली यूएसडी 1.33 बिलियन इतनी हो जाएगी, जो अगर कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट अगर हम इसका देखें तो वो निकलता है 7.5%, जो बहुत ही अच्छा ऐसा एक सीएजीआर है साल 2019 से लेके 25 तक, एक अंदाजा हम लगा रहे हैं। अगर 2020 साल की बात करें, तो जेलिंग फंक्शन ये जो इस्तेमाल होता है गवार गम का, जैसा मैंने आपको बताया, चिपकाने वाला जो फंक्शन है या यूसेज है, उसकी अगर साइज हम ओवरऑल देखें तो वो थी 34.7%। सो मतलब अगर 100% गवार गम यूज हो रहा है तो उसमें से अप्रोक्सीमेटली 34.7% इसका इस्तेमाल जेलिंग फंक्शन के लिए हुआ करता था 2020 साल तक। अगर थिकनिंग सब सेगमेंट की बात करें, तो ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सब सेगमेंट है गवार गम के लिए, जो कि सीएजीआर 7.8% इतना हो सकता है आगे जाके, यानी कि साल 2025 तक। अगर इंडस्ट्रियल गम की बात करें, सो जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। सो अगर इसकी बात करें तो इंडस्ट्रियल यूज जो है गवार गम के लिए, वो अप्रोक्सीमेटली 45% ऑफ द टोटल डिमांड होता है, और ये अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज में, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में भी गवार गम का इस्तेमाल होता है, एंड विच वाज अप्रोक्सीमेटली, अगर 2020 साल की बात करें तो इसका ओवरऑल जो साइज था वो यूएस डॉलर्स 183.7 मिलियन इतनी बड़ी इस मार्केट की साइज थी, यानी कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री
पर्टिकुलरली जहां पे गवार गम यूज होता है। अगर आगे की बात करें, यानी साल 2025-26 इसकी बात करें, तो हैरानी की आपको बात ये जरूर लगेगी कि भारत में गवार गम या गवार सीड्स की कंजम्पशन ज्यादा नहीं होती, बहुत ही कम कंजम्पशन होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया में से 80% गवार गम या गवार सीड्स ये भारत से निकलती है। यानी कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, इन तीन राज्यों से, तीन स्टेट से 80% दुनिया का गवार निकलता है। यानी कि गवार गम या गवार सीड्स की प्रोडक्शन यहां से होती है। सो इंडिया के अगर एक्सपोर्ट रिलेटेड कमोडिटीज अगर हम देखें, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज देखें, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है, सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड कमोडिटीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रिलेटेड इज गवार गम। सो एशिया पैसिफिक मार्केट की बात करें तो 2020 से 2028 का अगर हम अंदाजा लगाएं तो 8.3% इतने ज्यादा सीएजीआर से इस मार्केट को बढ़ता शायद हम देख सकते हैं। और जो डिमांड यहां से आएगी, यानी कि एशिया पैसिफिक मार्केट से आएगी, वो पर्टिकुलरली फूड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से आते हुए दिख सकती है। सो कोविड के वजह से 2020 साल से फार्मा इंडस्ट्री में तो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी है। अनफॉर्चुनेटली कोविड का नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत जगह, बहुत लोगों को, बहुत सी फैमिलीज को हुआ है। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल बेनिफिट की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री ने इसमें से बहुत ही बड़ा एडवांटेज कमाया है। और इसमें से ही आपको एक कहीं पे डिमांड आते हुए आगे जाके दिख सकती है। अगर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप मार्केट की बात करें तो इस मार्केट में भी गवार गम का जो इस्तेमाल है वो आगे जाके बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पे जो उसका डिमांड आते दिख रही है वो है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से। सो एक अलग इंडस्ट्री से वहां पे आपको डिमांड आते हुए दिख सकती है। अफ्रीका मार्केट की बात करें तो इसमें ना ही ज्यादा प्रोडक्शन, ना ही ज्यादा कंजम्पशन चेंज कोई जो बहुत बड़ा वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे जाके अगर लैटिन अमेरिकन मार्केट की बात करें तो इसमें जो डेवलपमेंट है ओवरऑल डिमांड में, ये बेसिकली फूड इंडस्ट्री से आते दिख रहा है। सो प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि चीज है या सॉसेज जो अमेरिका में बहुत ज्यादा कंज्यूम की जाती है, सूप्स है, या एनिमल फीड जो चारा बनाने के लिए यूज होता है, या अलग अलग प्रकार के फीड बनाने में उसकी यूसेज होती है, वहां पे गवार गम की जो यूसेज है या डिमांड है वो बहुत ज्यादा आगे जाके बढ़ते दिखाई दे सकता है। ये लैटिन अमेरिकन मार्केट का एक अंदाजा हमने लगाया है। सो अगर आप देखें तो मैंने अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स का आधार लिया है, बेसिस लिया है। और एक और रिपोर्ट अगर हम देखें इसमें, तो यहां पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये मॉर्डोर इंटेलिजेंस नाम के कंपनी का रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 21 साल से 2021 से 2026 तक अगर हम देखें तो 4.2% के सीएजीआर से इस मार्केट में डेवलपमेंट या एक आउटलुक हम देख सकते हैं। और 2020 साल को अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है, ये जैसा मैंने आपको बताया 80% ही भारत से निकलता है, तो डेफिनेटली सबसे बड़ा मार्केट शेयर भी इंडिया का ही है। लेकिन इंडिया के पीछे आपको पाकिस्तान, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना भी आगे आगे धीरे धीरे आते हुए दिखता है। लेकिन इंडिया ऑफ कोर्स इज एट 80%, विच इज वेरी वेरी हाई एज कंपेयर टू दी अदर मार्केट्स। सो इस तरीके से डेफिनेटली आपको ये तो अंदाजा आ गया होगा कि गवार गम का अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में होना क्यों जरूरी है, या उसके बारे में हमें क्यों सोचना चाहिए। इसका एक अंदाजा आपको इन सभी रिकॉर्ड से या इन सभी रिपोर्ट्स के थ्रू जो हमने आपको बताने की कोशिश की है, ये आपको आया होगा। और अकॉर्डिंगली आप आपके जो डिसीजंस है वो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। अभी हम दूसरे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो है स्टील। सो स्टील के बारे में अगर हम बात करें तो स्टील इज अ अलॉय। सो अलॉय इज बेसिकली अलग अलग मिश्रित प्रोडक्ट्स को मिला के, जैसे कि सबसे बड़ा इसमें जो प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो है आयरन, लेकिन उसी के साथ आपको मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन सभी का कॉम्बिनेशन करके स्टील को बनाया जाता है। लेकिन अगर स्टील और आयरन को हम कंपेयर करें तो स्टील ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स स्ट्रांग होता है
आयन से। सो इसीलिए अगर हम देखें तो आयन ओर से ज्यादा या आयन से ज्यादा, लोखंड से ज्यादा स्टील बेसिकली को हम इस्तेमाल करते हैं। स्टील ये कंपैरेटिवली कम कीमत पे यानी कि रिलेटिवली लो कॉस्ट पे मिल सकता है, और जो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स को या आइटम्स को फैब्रिकेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स है या वॉशिंग मशीन्स है जो हम नॉर्मली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करते हैं, या फिर कार्गो शिप्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या इक्विपमेंट्स है वो भी बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। स्टील इंडस्ट्री का ओवरऑल अगर डेवलपमेंट में अगर देखें तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और अगर स्टील को ओवरऑल हम देखें तो बहुत से बार कंपैरेटिव अपना जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का वो कैलकुलेट करने के लिए भी स्टील सेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टील इंडस्ट्री इन द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री। सो स्टील के जो प्रोडक्ट्स है ये दो अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। सबसे पहला फ्लैट प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है और दूसरा जो है वो है लॉन्ग प्रोडक्ट्स की कैटेगरी। तो अगर इंडियन स्टील के बारे में बात करें या इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें अप्रोक्सीमेटली डिमांड जो है वो 60% फ्लैट प्रोडक्ट्स के लिए होती है, और बैलेंस जो 40% है वो लॉन्ग प्रोडक्ट्स के लिए होती है। सो एनसीडेक्स पे जो स्टील अवेलेबल है आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो है लॉन्ग स्टील। सो उसमें आप पोजीशंस आपको अगर चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। सो स्टील की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो मार्केट है वो है चाइना। और चाइना के अप्रोक्सीमेटली, मगर मैं आगे आपको नंबर्स भी दिखाऊंगा तो आपको जान के ये हैरानी होगी कि चाइना मोर और लेस बहुत सालों से अभी नंबर 1 पोजीशन में चल रहा है। सो अगर आप 2019 का अगर आप डेटा देखें तो चाइना मार्केट का जो ओवरऑल प्रोडक्शन था वो था 996.3 मिलियन मेट्रिक टन, और उसके सेकंड नंबर पे आप देखो तो डायरेक्टली इंडिया आता जरूर है सेकंड नंबर पे, लेकिन अगर आप गैप देखो तो 996 कहां और 111.2 कहां। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया मार्केट का स्टील इंडस्ट्री में योगदान तो जरूर है, लेकिन जो पहले और दूसरे मार्केट की पोजीशन का अगर डिफरेंस देखे या गैप देखे तो वो बहुत बड़ा एक गैप हमें नजर आ सकता है। और इसी के साथ बाकी के भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन चाइना ये कहीं से मैं ये भी एक स्टेटमेंट शायद कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं चाइना मार्केट इसे बहुत ही अपने डिमांड से या बहुत ही अपने प्रोडक्शन से डेफिनेटली उसे डिक्टेट कहीं ना कहीं कर जाता है। सो अगर क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना मार्केट ये बहुत बड़ा इंपैक्ट कर जाता है इस पे। सो अगर मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक का अगर हम डेटा देखें जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे, तो वर्ल्ड का जो पूरे दुनिया का जो ओवरऑल मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है उसका अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ते तो जरूर दिखाई दे रहा है, और बीच बीच में कम ज्यादा होते भी जरूर दिख रहा है। लेकिन इसमें अगर चाइना मार्केट आप देखो तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डेफिनेटली है। सो बाकी के सभी देश बाजू में और चाइना एक जगह बहुत ही चट्टान की तरह खड़ा है और अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बनाए हुए, अपनी पोजीशन बनाए हुए। सो ये चाइना मार्केट का इंपैक्ट है स्टील प्रोडक्शन पे। अगर रीजन के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली दुनिया के जो सबसे बड़े दो देश हैं वो स्टील बनाने में भी नंबर 1 और नंबर 2 है, जो कि इन टर्म्स ऑफ चाइना है, और नंबर 2 पे है इंडिया जैसा मैंने आपको बताया। सो एशिया और ओशनिया मार्केट है उसमें सबसे बड़ा योगदान आपको दिख रहा है, और बाकी सभी रीजन्स का आपको अलग अलग जो नंबर्स है वो भी आपके सामने है। अगर देशों के हिसाब से, कंट्रीज के हिसाब से अगर हम जाए तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया ये डेटा आपके सामने सितंबर 2021 का वर्ल्ड स्टील डॉट ऑर्ग, जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन हम कह सकते हैं, ये डेटा इनकी तरफ से हमने यूज किया है और वी आर यूजिंग दैट डेटा टू पोर्ट्रेट इन दिस स्लाइड। सो चाइना मार्केट यहां पर भी आपको नंबर 1 पे दिख रहा है, और अगर जनवरी से सितंबर 2021 तक का अगर हम डेटा देखें तो चाइना था 805.9 मेट्रिक टन पे, और ऑलमोस्ट सेकेंड पोजीशन वापस इंडिया का ही है। लेकिन इंडिया का अगर प्रपोर्शन देखिए चाइना के हिसाब से तो ऑलमोस्ट सिर्फ 11 से 12% है, विच इज ह्यूज गैप। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया बहुत ही
बड़ा गैप है फर्स्ट और सेकंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में। और इसी के वजह से एशिया मार्केट यहाँ पे डिक्टेट कर जाता है अपने टर्म्स, बिकॉज तीसरे नंबर पे भी आता है एक और कंट्री इंडिया, एशिया सेगमेंट से या एशिया रीजन से, जो है जापान। सो पहले तीन देश जो हैं बेसिकली ये तीनों ही एशिया रीजन से ही है, और जिसके वजह से आपको कहीं ना कहीं, या एशिया पैसिफिक रीजन हम कह सकते हैं, वहां पे आपको कहीं ना कहीं उसकी एक इम्पैक्ट जरूर दिखती है। अगर 2019-20 तक का अगर हम डेटा देखें, जो फाइनेंशियल ईयर 16 से फाइनेंशियल ईयर 2020 का अगर हम डेटा देखें, तो इंडिया मार्केट जो है ये आपको कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर हम कंपैरिजन करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2016 में हमारा इंपोर्ट स्टील का बहुत ज्यादा था और एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली कम था। लेकिन अच्छी चीज ये है कि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड रिवर्सल होते हमने देखा है फाइनेंशियल ईयर 2020 तक की अगर हम कंपैरिजन करें, बिकॉज वहां पे हो जाता है एग्जैक्टली उल्टा, कि इंपोर्ट कम हो गई है और एक्सपोर्ट जो स्टील की है वो भारत में बढ़ गई है। सो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव आउटलुक है स्टील इंडस्ट्री के लिए। और इसी वजह से शायद हम जो स्टील प्रोडक्ट है या कमोडिटी है, ये हमारे पोर्टफोलियो में रखने की हम जरूर एक एक विचार कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली हम इसके लिए एक हमारे डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर स्टील इंडस्ट्री का इस्तेमाल अगर हम देखें या डिमांड अगर हम देखें, तो अलग अलग जो मार्केट की इंडस्ट्रीज है उसमें इसका इस्तेमाल होते हम देख सकते हैं, जैसे कि एनर्जी इंडस्ट्री है, या डिफेंस है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव है, अप्लायंसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट। सो अगर आप देखो तो बहुत ही डाइवर्स यूज यहाँ पे स्टील एज अ कमोडिटी के लिए है, और इसके वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी की डेवलपमेंट और स्टील, या स्टील और इकोनॉमी की डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं प्रपोर्शनल हो जाता है या रिलेटेड हो जाता है। अगर हम कंपैरिजन करें और डिवाइड करें इन सभी को, तो डिमांड फॉर स्टील कहां से आती है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो डिमांड है ये इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से आती है, जहां पे चाइना डेफिनेटली वापस एक बार इंपैक्ट कर जाता है, बिकॉज जो प्रोडक्शन ओवरऑल दुनिया में होती है स्टील की, उसमें से ऑलमोस्ट 45% ये चाइना ही यूज कर जाता है। ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज्यादा, सबसे ज्यादा होने की वजह से भी होता है, और ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी जरूर है उसके वजह से भी ये कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। बाकी के अगर हम आशियाई जो देश हैं वो देखें, तो वो 17% तक अप्रोक्सीमेटली इसका कंजम्पशन करते हैं प्रोडक्शन में से। अगर ईयू देखे, यानी कि यूरोपियन यूनियन रीजन हम देखें, तो वो 10% यूज कर जाता है। और नाफ्टा कंट्रीज यानी कि नॉर्थ अमेरिकन अगर कंट्रीज अगर हम देखें, तो वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 9% इसका यूज करते हैं। अगर इंडस्ट्रीज के हिसाब से अगर हम उसे डिवाइड करें या सेक्टर्स के हिसाब से डिवाइड करें, तो जो डिमांड निकलती है वो ऑलमोस्ट 50%, 50% डिमांड निकलती है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। 30% जो डिमांड है अप्रोक्सीमेटली वो निकलती है मैकेनिकल इक्विपमेंट और ऑटोमोटिव सेक्टर से। 11% या 11% निकलती है मेटल प्रोडक्ट्स के सेक्टर से। बाकी के जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड या लॉजिस्टिक्स रिलेटेड सेक्टर है उसमें निकलती है अप्रोक्सीमेटली 5%, 5%। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में निकलती है अप्रोक्सीमेटली 3%, और डोमेस्टिक अप्लायंसेस सेक्टर है उसमें निकलती है अप्रोक्सीमेटली 2%। सो ओवरऑल अगर आप देखते हो तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिक्टेट करती है। डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे ऊपर है ही, लेकिन बाकी की जो इंडस्ट्रीज है या सेक्टर्स हम देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी को डिक्टेट कर जाते हैं, और इसके वजह से स्टील का एक इकोनॉमी में अगर हम देखें तो महत्व सबसे ज्यादा हम कहीं ना कहीं है, या वन ऑफ द largest you can say demand of the overall economy with regards to the demand for different commodities, यहाँ पे स्टील का महत्व जरूर बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं। सो स्टील की जो प्राइस है वो चेंज होने की वजह क्या है, व्हाट आर द रीजंस, और व्हाट ड्राइव्स द प्राइस ऑफ स्टील? तो सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि चाइना या चाइनीज इकोनॉमी है वो तो डेफिनेटली इस पे इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज डिमांड भी वहां पे सबसे ज्यादा है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा वहीं से आती है। सो दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस मैं कहता हूं। दूसरी पॉइंट अगर हम देखें तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिमांड है,
बिकॉज जैसे ही देश बढ़ते जाते हैं या इकोनॉमीज बढ़ती जाती है, इमर्जिंग से डेवलपिंग होती है या डेवलपिंग से इमर्जिंग होती है, फिर उसके बाद डेवलप्ड होती है। सो ये सभी जो डेवलपमेंट के कारण है या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसके वजह से भी इसकी डिमांड स्टील के लिए बढ़ती जाती है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जैसे डिमांड आती है, वैसे ही ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टील डिमांड है, वहां पे आपको एक इंपैक्ट नजर आएगा। इनपुट प्राइसेस की, जैसा मैंने आपको स्टील बनाने के लिए आपको बताया कि अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स यूज होते हैं। सो उसकी प्राइस जैसे बदलती है, वैसे ही इमीडिएटली वो कंपोनेंट की प्राइस जैसे बदलेगी, वैसे ही फिनिश प्रोडक्ट यानी कि स्टील की प्राइस भी बदलेगी। सो इनपुट प्राइसेस के वजह से भी ओवरऑल जो स्टील की प्राइस है वो आपको चेंज होते दिखाई दे सकती है। एनर्जी रिलेटेड जो कॉस्ट है, जैसे कि ऑयल है फॉर एग्जांपल, सो क्रूड ऑयल में अगर बदलता है प्राइस उसका, तो ऑटोमेटिकली स्टील पे भी उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का भी तो इस्तेमाल, या ईंधन हम कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल होने वाला है। और सब्सटीट्यूशन कॉस्ट है, जैसे कि स्टील का सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट आज शायद पॉलीमर रिलेटेड कोई प्लास्टिक हो सकता है या और कोई प्रोडक्ट हो सकता है। सो उसमें भी जैसे कॉस्ट या प्राइस उसकी चेंज होगी, वैसे ही ऑटोमेटिकली उसके सब्सटीट्यूट की प्राइस यानी कि स्टील की प्राइस वो भी चेंज होते दिख सकती है, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा ऑल्सो। सो ये सभी कारणों के वजह से आपको स्टील में भी जो प्राइस चेंज है वो दिखाई दे सकती है। सो एनसीडेक्स के अगर स्टील एज अ कमोडिटी की बात करें, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए उपलब्ध है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्टील लॉन्ग ये आपके लिए एनसीडेक्स द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और इसकी जो बेसिस है वो मंडी गोविंदगढ़ यानी कि पंजाब के हिसाब से इसकी प्राइसिंग या बेसिस की गई है। 10 मेट्रिक टन के हिसाब से इसकी प्राइसिंग की जाती है, और इसकी जो टिक साइज है यानी कि जो प्राइस मूवमेंट, मिनिमम प्राइस मूवमेंट है, वो 10 रुपया पर मेट्रिक टन के हिसाब से ऊपर या नीचे होते आपको दिख सकती है। क्वांटिटी वेरिएशन अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे 3% या 5 मेट्रिक टन इतनी हो सकती है, विच एवर ऑफकोर्स इज लोअर आउट ऑफ द टू। और डिलीवरी सेंटर की बात करें, यहाँ जहां से आपको डिलीवरी इसकी लेनी है, वो आप आइदर मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से ले सकते हो, या एडिशनल जो डिलीवरी सेंटर्स है वो गाजियाबाद यानी कि उत्तर प्रदेश में भी आपके लिए उपलब्ध है। सो इस तरीके से अगर आपको स्टील में पोजीशन लेनी है, एक्सपोजर लेना है, तो आप इस प्रोडक्ट के द्वारा जो एनसीडेक्स आपके लिए उपलब्ध कराया गया है आपके लिए, वो आप यूज कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। और आखिरी में जो मैं जिस बारे में बात करूंगा वो है इन्वेस्टर गाइडलाइंस, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको कौन सी चीजों का ख्याल रखना है। सो कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उस इन्वेस्टमेंट में कोई ना कोई प्रकार की रिस्क यानी कि जोखिम हमेशा होने वाली है। सो वो रिस्क कौन सी है या जोखिम कौन सी है, वो समझने की कोशिश आप जरूर करें। बिकॉज बहुत से बार अनफॉर्चुनेटली ये देखा जाता है कि हम दूसरों को देख के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं, या दूसरों ने कुछ बताया है या हमने कुछ सुना है, उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजंस लेते हैं। मगर बहुत से बार ऐसा भी होता है कि ये सभी चीजें जो हमें पता चली है या किसी ने हमें बताया है, शायद ये एक अफवाह भी हो सकती है, ये शायद ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है। और जिसके वजह से बहुत से बार अगर हम हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इसके बेसिस पे लेते हैं, तो शायद हमें आगे जाके उसके वजह से लॉस सहन करना या नुकसान सहन करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी जोखिम तो जरूर देखिए, और उसी के साथ आप ये भी देखें कि आपको वो रिस्क लेनी है या नहीं। बिकॉज दूसरों ने वो रिस्क ली है इसीलिए मुझे वो रिस्क लेनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना जरूरी है कि आपको खुद को वो रिस्क लेनी है या नहीं, उसका अभ्यास, उस प्रोडक्ट का अभ्यास आप जरूर करें, एनालिसिस जरूर करें। रिस्क डिस्क्लोजर जो डॉक्यूमेंट है वो आप जरूर पढ़ें। एक्सचेंज सेबी के जो भी सर्कुलर एक्सचेंज पे उपलब्ध है, वेबसाइट पे उपलब्ध है, वो आप जरूर पढ़ें, उसे डाउनलोड करें चाहिए तो। हमेशा ट्रेडिंग जो करनी है वो रजिस्टर्ड मेंबर्स के थ्रू ही आपको करनी है। केवाईसी प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स जो भी है वो आपको फुलफिल करने हैं। कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट या बिल, जिसे एक सिंपल वर्ड्स में हम रिसीट कह सकते हैं, वो मिलना आपको जरूरी है। और इसमें आपको आपके ट्रांजैक्शन रिलेटेड
पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। वो आपके ईमेल पे भेजा जाता है। सो अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करें, उन्हें बताएं। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप एक्सचेंज के पास भी इसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो। हमेशा जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हो अपनी मार्जिन्स हमेशा इन प्लेस रखिए, ताकि आपको कोई भी प्रकार की इंटरेस्ट या पेनल्टी उस पर ना भरनी पड़े। डब्बा ट्रेडिंग इन ट्रांजैक्शंस में ना जाए, जो कि बहुत से बार कैश ट्रांजैक्शंस में होती है या कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती है एक्सचेंज के प्राइस कंसिडर करके, लेकिन ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस होती है। सो उसमें भी बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। सो वो रिस्क आप ना ले, ऐसा जरूर मैं कहूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहो तो डेफिनेटली इसके बारे में पूरी तरीके से समझे, और फिर ही अगर आप करना चाहो ऑफ कोर्स तो आप कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरी रिकमेंडेशन तो जरूर रहेगी कि डब्बा ट्रेडिंग ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस में कभी भी आप ना जाए। हमेशा अपना जो ईमेल एड्रेस है, अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपडेटेड रखे, केवाईसी डिटेल्स अपडेटेड रखे, ताकि कोई भी प्रकार की आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में कोई भी प्रकार की अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी हो रही हो तो वो आप इमीडिएटली पकड़ पाओ और अकॉर्डिंगली उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हो। रिकंसिलिएशंस अपने होल्डिंग स्टेटमेंट से, अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से आप मंगाए अगर आपको ना मिल रही है तो। और फिर आप कंटिन्यूसली उसे मॉनिटर करते रहे कि जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसका इंपैक्ट, करेक्ट इंपैक्ट आपको अपने स्टेटमेंट्स पे या डीपी होल्डिंग स्टेटमेंट पे दिख रहा है या नहीं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स में कैश ट्रांजैक्शंस बैंड है, यानी कि प्रोहिबिटेड है। सो आप कोई भी अपनी ट्रांजैक्शंस कैश में ना करें। हमेशा जो ट्रेडिशनल बैंकिंग चैनल है, जैसे कि चेक्स है या डिमांड ड्राफ्ट्स है या बैंकर्स चेक्स है, या जो लेटेस्ट अप्रूव्ड मेथड्स है जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, एनएसीएच, यही सभी लीगल मेथड्स का आप इस्तेमाल करें और फिर ही आपकी जो ट्रांजैक्शंस है आप करें। सो ये हमेशा सभी चीजों का आप याद रखें, हमेशा अभ्यास करें। और याद रखें कि अगर आप कोई भी चीज को ना समझ पाओ तो अपने जो भी जिस पे आप विश्वास करते हो ऐसे लोगों से, ऐसे एक्सपर्ट्स से, प्रोफेशनल से आप बातचीत करें, उनसे अपना ओपिनियन ले, रिकमेंडेशन ले, और फिर ही जो अपना डिसीजन है वो अकॉर्डिंगली आपको लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए, रिस्क तो होने ही वाली है, मगर वो रिस्क आपको लेनी है या नहीं ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और अकॉर्डिंगली आपकी जो भी डिसीजन आप फिर लेना चाहो वो आप ले सकते हो। सो इंफॉर्मेशन तो जरूर आपको मिलेगी, लेकिन इंफॉर्मेशन सही है या नहीं वो आपको हमेशा चेक करना है। आपको वो अगर ना समझे तो एक्सपर्ट्स को आपको पूछना है। कोई भी जिसे आप ट्रस्ट करें उनसे आप पूछे, उनसे उनकी सलाह ले। अगर कोई फीस उसके लिए भरनी है तो जरूर वो भी भरे, बिकॉज वो फ्री में तो नहीं डेफिनेटली देंगे। और फिर अपनी जो भी डिसीजंस है वो आप ले सकते हो। सो हमेशा याद रखिए, जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा रिस्क होती है वहां पर उतनी ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट भी या रिटर्न्स भी ऑफर किए जाते हैं। सो हमेशा याद रखिए, जहां पर आपको ज्यादा रिटर्न्स दिखे इमीडिएटली ये भी आपको याद होना चाहिए कि उतनी ही ज्यादा रिस्क भी उसमें है। एंड अकॉर्डिंगली अगर वो आप लेना चाहो तो ही आप आगे जाएं, अथवा एक स्टेप पीछे आए और अल्टरनेटिव जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस है उसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो ये सभी चीजों के बारे में जरूर आप याद रखें, और अकॉर्डिंगली अपने जो भी डिसीजंस आप लेना चाहो वो आप आगे जाके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। सो इस तरीके से जो भी मुझे एज एन एक्सपर्ट आपको इस सेशन के थ्रू बताना था वो बताने की कोशिश मैंने पूरी तरीके से अपनी साइड से की है। और इसके आगे जो भी कुछ ऐड करना है तो मैं पुनीत से दरखास्त करूंगा कि पुनीत यहाँ से टेक ओवर करे, और फिर हम आगे सेशन में जा सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच अमोक सर। आई बिलीव इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। और सर मैं सारे पार्टिसिपेंट से दरखास्त करना चाहूँगा कि अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अपने आप को अनम्यूट करके भी हमसे पूछ सकते हैं, या फिर अपने चैट बॉक्स में भी हमें लिख कर भेज सकते हैं, ताकि हम उनका ठीक तरीके से आंसर दे पाए। सारे मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि हम 17th जो हमारा जनवरी का डेट है, मतलब जो मंडे अभी आने वाला है, उसमें हम एलईएस लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम लेके आ रहे हैं, जो कि ग्वारेक्स हमारा इंडेक्स है। तो भले ही आप उसमें ट्रेड करते हो ना करते हो, लेकिन एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से भी आप उसे ट्रैक करें,
ताकि आपको कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट और स्पेशली एग्रीकल्चरल मार्केट में क्या नए एवेन्यूज हैं, क्योंकि आप में से यहाँ जितने भी प्रेजेंट होंगे वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट करते होंगे ताकि एक पर्टिकुलर रिटर्न आए। तो ये जो इंडेक्स है, ये कैश सेटल्ड हमारा प्रोडक्ट है, ग्वार और कॉम्प्लेक्स ये जो सेक्टर है उसका। तो आप इसे ज़रूर ट्रैक करें। इनिशियल स्टेजिंग में भी अगर आप इसे ट्रैक करते हैं तो आपको फाइनेंशियल मार्केट्स का बहुत ज़्यादा इस तरीके से इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा कि आप इसमें लुक्रेटिव वेज जो है वो ढूंढ पाएंगे। और मेरे सारे दर्शकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। और आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ हमसे आज इस वेबिनार से अमोक सर से कुछ सीखा ही होगा आपने। अमोक सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादा कोई क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं। आई गेस एनसीडीएक्स आपके लिए ऐसे ही सारे वेबिनार्स इंफॉर्मेटिव लाता रहता है। आप हमारी प्लीज़ वेबसाइट जो है हम हमारी ncdx.com उस पे भी विजिट करके आपके जो बाकी सारी जो क्वेरीज हैं वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप हमें लिख भी सकते हैं ask@ncdx.com के ऊपर। एक क्वेश्चन आया है बेसिकली जो मैं लेना चाहूंगा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज मार्केट देन इन स्टॉक मार्केट। तो इसका मैं आंसर देना चाहूंगा। बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या है ना, उसका एक अलग पैराडाइम है और कमोडिटी मार्केट का एक अलग पैराडाइम है। तो बेसिकली जब आप किसी किसी एक 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 मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि आपका रिस्क कितना मिटिगेट हो रहा है और कितना डाइवर्सिफाई हो रहा है। आपके पास इंडियन मार्केट में तीन मेजर मार्केट्स हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक कमोडिटी मार्केट, एक स्टॉक मार्केट और एक मनी मार्केट। तो इन तीनों में अलग अलग वेराइटीज में तीनों इंस्ट्रूमेंट्स की अगर अपने पास रहते हैं, जैसे फ्यूचर्स रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं और इंडाइसेस रहते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप, लोअर कैप, मिक्स कैप ऐसे चलते हैं, वैसे ही क्यों वो इतने सारे ऑप्शंस क्यों देते हैं, ताकि आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो पाए। और कहीं एक सेक्टर में या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो यू आर ऑलरेडी hedged बाय diversifying your risk. That's why you invest in commodity market. एक और क्वेश्चन आया है, विच शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन द कमोडिटी मार्केट। बेसिकली अगर आप कमोडिटी मार्केट में नए हैं और यदि आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आप सबसे पहले जो इंडेक्स रहते हैं, जो कि कैश सेटल्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनसे आप शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि इनमें लोअर मार्जिन होता है। साथ ही साथ इसमें डिलीवरी बेस्ड जो काम जो रहता है वो नहीं होता है। देखिए एग्रीकल्चरल कमोडिटीज मार्केट में डिलीवरी जो है वो सेबी ने कंपलसरी की है आपके डेरिवेटिव्स मार्केट में। तो जितने भी अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें डिलीवरी कंपलसरी है और एक इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट रहता है जो कि सोया ऑयल के केस में होता है, जो कि अभी फिलहाल अपने पास नहीं है या फिर किसी भी और एक्सचेंज के पास नहीं है। तो एक फर्स्ट लर्नर के लिए या फिर फर्स्ट टाइम यदि कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसे इंडेक्स के माध्यम से हमेशा इसमें एंटर होना चाहिए, क्योंकि इन इंडेक्स जो है वो आपको एक बेटर आउटलुक, एक सेक्टोरल आउटलुक और एक बेटर डायरेक्शनल इंडिकेटर के रूप में आपको जो है वो गाइड करते रहता है आपकी इन्वेस्टमेंट को भी। आई होप मैंने सारे आंसरों का सही सही जवाब दिया है। एक हेलो। और क्वेश्चन आया है, विच कमोडिटी मार्केट इज बेटर टू इन्वेस्ट, एनसीडीएक्स और एमसीएक्स। देखिए एनसीडी जो है वो एग्री कमोडिटी सेक्टर में और डेरिवेटिव्स मार्केट में लीडिंग एक्सचेंज है। वी हैव a lot of commodities listed on our platform. Let it be a spice complex, we have dhania, jeera, haldi as well. In cotton complex we have kapas, 24 shankar kapas as well, and then cocoa। और जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ग्वार एक्स, ग्वार सीड, उसका इंडाइसेस, उसके ऑप्शंस। देन इन नॉन मेटल्स वी हैव स्टील और सॉफ्ट कमोडिटीज में आप देख पा रहे होंगे हमारे पास गुड़ भी है। और एमसीएक्स पर अगर आप जाएंगे तो उनकी यहाँ पर आप मेजोरिटी जो पाएंगे वो दो दो ही सेक्टर पाएंगे। एक स्टील, एक मेटल कॉम्प्लेक्स पाएंगे और दूसरा जो है वो उनके पास जो है वो जो ग्लोबल कमोडिटी होती है वो सीपीओ जैसे, जो कि अभी सेबी ने उसके ऊपर ट्रेडिंग जो है वो बैन की है।
तो हेलो। आपको देखना है कि आपका रुझान जो है वो किस तरफ है। आप किस डायनामिक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसके आप थोड़ा गाइडेंस लेके, थोड़ा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस लेके आप इस चीज़ में उतर सकते हैं। जी सुयोग जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि इक्विटी में डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, मतलब इक्विटी में डेरिवेटिव वैसा कमोडिटी में कमोडिटी फ्यूचर और कमोडिटी ऑप्शंस होते हैं या? जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अगर आपने थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर मैं और स्ट्रॉन्ग करना चाहूंगा कि डेरिवेटिव्स मार्केट अंडरलाइंग से डिराइव्ड होते हैं, इसलिए उन्हें डेरिवेटिव्स कहा जाता है। सही। ओके, देन इसमें ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से क्या टूल्स रहते हैं। तो हर मार्केट में डेरिवेटिव्स वाले ये तीन टूल रहते हैं: एक फ्यूचर्स, एक ऑप्शंस जहां पे हमें कॉल और पुट ऐसे दो अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, और तीसरा इंडेक्स होता है जिसके इंडेक्स के भी फ्यूचर्स और ऑप्शंस निकल के आते हैं। यस। जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि इक्विटी में इक्विटी डेरिवेटिव्स भी हैं, वैसे ही फ्यूचर्स में फ्यूचर्स के डेरिवेटिव्स भी हैं। अगर आप मैं उसका आपको एग्जांपल दूं, तो ग्वार तो ग्वार सीड और गम दोनों के फ्यूचर्स एज इन हमारे पास है। उसी के साथ साथ उसके ऑप्शंस भी हैं, जो कि ऑप्शन इन गुड्स करके आते हैं एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंदर। और तीसरा जो है इसका इंडेक्स, जो जिसकी मैं अभी फिलहाल आपसे बात कर रहा हूँ, ग्वारेक्स। तो ये तीनों जो है वो अवेलेबल है आपके लिए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। मतलब जैसे कि हम इक्विटी में इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिनेंशियल जी निफ्टी, जी ये जो जी तीन जी इंडेक्स है उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी जी तरफ से उनके भी फ्यूचर्स, सॉरी, उनके भी ऑप्शंस रहते हैं, मतलब कॉल्स एंड पुट्स भी रहते जी हैं। जी जी जी। मतलब मेरा ये तो तो क्वेश्चन तो क्लियर किया आपने। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसा इक्विटी में एक साइकिल रहती है कि दिसंबर 20 टू जैन 10, जी दिसंबर 20 के बाद ज़्यादातर से FII मतलब फॉरेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना बुक क्लोजिंग का पीरियड रहता है उनका 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि वो ज़्यादातर से 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने जाते हैं ग्लोबली। तो वो जी बुक जी क्लोजिंग का उनका पीरियड रहता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम December 10। एंड एंड उनका फ्रेश स्टार्ट जो रहती है इन्वेस्ट करना इन इंडियन मार्केट स्टार्ट फ्रॉम 11 जन या 15 जन। जी तो ऐसा कुछ कमोडिटी साइकिल्स में है क्या? जी सर, देखिए, जो आप जो बात कर रहे हैं वो इसके पूरे के पूरे जो कैलेंडर की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं ब्रॉड सही। क्लासिफिकेशन करूं, या। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप मान लीजिए सोयाबीन, तो सोयाबीन का अभी अराइवल सीजन शुरू है। तो हर एग्री कमोडिटी की एक जो खूबी है, या आप इसे एडवांटेज कह सकते हैं, कि जब आपके दूसरे बाजार के इन्वेस्टर्स दूसरे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी के साथ साथ यहाँ सीजनैलिटी अरे रहती है कि मान लीजिए सोयाबीन का सोइंग सीजन होगा, ग्वार का एक अलग सोइंग सीजन होगा, गुड़ का एक अलग मैन्युफैक्चरिंग होगा, जैसे शुगर केन का अलग सोइंग या हार्वेस्टिंग सीजन चलता है। तो उसी तरीके से जब हार्वेस्टिंग सीजन आता है, तो एक जनरल ट्रेंड अपन ये देखते हैं कि जब भी बाजार में माल आता है तो भाव कम मिलते हैं, जो कि पिछले 2 साल से आप देख रहे होंगे कि जब बाजार में माल आया है तब भाव स्टेडी रहे हैं, या फिर एमएसपी के आसपास या उससे ऊपर भी रहे हैं। तो ये जो डायनेमिक्स है, उससे आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। सीजनलिटी होने के कारण बहुत सारे जो आपके एवेन्यूज हैं, वो अदर रैदर देन अदर मार्केट्स लाइक स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे एक फिक्स चलता है कि ये पीरियड है, इसके बाद ही इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, जैसा इस मार्केट में नहीं है। तो ये भी आपको एक प्लस पॉइंट देखे जाता है इस मार्केट का। और एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे कि अभी ये हो गया एग्रीकल्चर की बात, और एग्रीकल्चर की बात करते समय हम पहले तो देखते हैं कि
एग्रीकल्चर का जो वेयर हाउस है, ये स्टेट में भी है, नेशनली भी होते हैं। दूसरी चीज, जो हल्दी की हम बात करते हैं, टर्मरिक, गम या चना, कपास का भी ट्रेडिंग होती है। तो वो एपीएमसी मार्केट जो रहती है, मंडी जो रहती है, तो उनमें भी होती है। तो खास तौर से जो एनसीडीएस के ऊपर जो प्राइस दिख जाती है क्लाइंट को, वो किससे डिराइव की जाती है? सर वो आपके हम प्राइस पोल करते हैं सर। बेसिकली क्या है ना, जो जितने भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स है, अगर मैं बात करूं तो जैसे जो मंडी के ट्रेडर हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए सोयाबीन सीड की हम बात कर रहे हैं, तो मंडी के ट्रेडर्स, मिलर्स, क्रशर्स, इवन स्टॉकिस्ट लोगों से हम भाव लेते हैं, और एक सिस्टमेटिक फॉर्मुलेशन से उसके हम आपको जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर स्पॉट के भाव देते हैं। और उस पार्ट के भाव के बेसिस पे जो क्लाइंट्स हैं वो एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने भाव कोट्स करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा सर। यस, यस। मतलब द प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रास वेरी रूट लेवल। माइन्यूट, यस यस यस, यस। यस, फ्रॉम माइक्रो लेवल, मतलब यस फ्रॉम दैट्स। राइट टू फार्मर। जी 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 सर, इसीलिए इसीलिए एक्सचेंजेस का जो है इंडियन इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट, या फिर कोई भी इकोनॉमी में यही रोल होता है कि प्राइस डिस्कवरी जो है, वो या जो चीज़ है, वो जो एक मोटो रहता है हर एक एक्सचेंज का, तो वो इसी से हम फ्रूटफुल करते हैं, ताकि आ, किसी भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट का एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में इंडियन पर्सपेक्टिव में जो प्राइस डिस्कवरी है वो आ पाए। आई होप ओके। सर मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर किया होगा। यस। जी और एक मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि साइकिल्स, जैसे कि साइकिल्स होते हैं अभी। फॉर एग्जांपल, एक इन शॉर्ट में, विद इन 5 मिनट्स आई विल रिकवर इट ऑल, बिकॉज लाइव टाइम हैज गॉन थ्रू ऑफ द लिमिट। जैसे कि हम इक्विटी में देखते हैं कि अभी स्टील का दौर चल रहा है, या जी आईटी का दौर चल रहा है, ऑटो सेक्टर नीचे गिरा है, अभी इलेक्ट्रिक जी व्हीकल आ रहे हैं, तो ऑटो का सेक्टर के जो शेयर्स है वो स्काई लिमिट के ऊपर चले गए हैं। तो ऐसा हम न्यूज़ में भी देखते हैं। ऐसा कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज में होता है क्या? या एनसीडीएक्स जो है, और एमसीएक्स बोले तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या मेटल कमोडिटी एक्सचेंज हम उसको बोल सकते हैं। पर एनसीडीएक्स में जो क्या बोलते हैं हम उनको, कपास जो रहता है, 24, ये जो नॉमेनक्लेचर जो यूज किए जाते हैं, वो है क्या? सर, बेसिकली ये जो बाजार में ट्रेडेड कमोडिटीज हैं, ये उसके वर्नाक्युलर्स हैं। अब 24 mm कॉटन जो है, ये कॉटन का स्टेपल स्टेपल लेंथ है सर, 24 mm। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये उसी से डिराइव किया जाता है। अब जैसे आपने स्टील की बात करी, तो हाँ, स्टील में जो है वो रॉ मटेरियल इंगेट और बिलेट चलता है, जो कि 2830 और 2831, ये उसके पैरामीटर्स हैं क्वालिटी के। तो आप अगर स्टील के मार्केट में जाएंगे फिजिकल भी, और अगर आप किसी भी ट्रेडर से पूछेंगे या फिर किसी भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट से पूछेंगे, चाहे वो फिर फर्नेस का काम करता हो, टीएमटी का काम करता हो, स्पॉन्ज पीडी आ रहा है या स्पॉन्ज डी आ रहा है, या कोई भी वैल्यू चेन हो, अगर आप उसको बोलते हो कि इंगेट और बिलेट 2830 और 2831, तो वो समझ जाता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। तो ये नॉमेनक्लेचर जो है सर, जो कि आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देखते हो, वो इस तरीके से आता है सर। और बेसिकली जो आप बोल रहे हो कि जो सर्ज है, बेसिकली एग्री कमोडिटीज का इनहेरेंट एक फैक्टर है सप्लाई और डिमांड, या फिर कोई भी कमोडिटी आप पकड़ ले, चाहे वो स्टॉक हो या फिर नॉन स्टॉक हो। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में सर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि डिमांड और सप्लाई का बहुत ज्यादा एक अपना एक महत्व रहता है, तो उसी से ये सर्ज या फिर डिप्रेस जो है प्राइसेस में आता रहता है। सर, लास्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस। जी सर। डू यू कंडक्ट options and future trainings यस सर, वी डू uh, कंडक्ट ऑप्शन एंड to फ्यूचर। newcomers? या सर, वी एनसीडीएक्स ऐसे ही जो है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लाता रहता है। और आप हमारे एनसीडीएक्स के पोर्टल पे आप देख पाएंगे कि
रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है एनसीडीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, लिंक्डइन, इस पर भी फॉलो करके आप ऐसे अपडेट्स ले सकते हैं कि कब हमारे ऐसे जो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम है वो रहते हैं, तो आप उसमें कभी भी एनरोल करके आप जो है वो अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं सर। और दूसरी चीज ये कि जो हम जैसे रिटेलर है, वो जी एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर साइन इन कर सकते हैं क्या? सर, आपके लिए देखिए, आप जो रिटेल क्लाइंट है, बेसिकली आपको मेंबर के थ्रू आना होता है। अब मेंबर कौन है? तो मेंबर एक ब्रोकर होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा स्वस्तिका, कोटक, या फिर आपने नाम सुना होगा विरोधा। ऐसे जो ब्रोकर्स हैं वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं सर। तो जो आपके जैसे जो जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनके थ्रू हमसे एसोसिएट होते हैं। आप उनके क्लाइंट होते हैं और वो हमारे क्लाइंट होती है। तो ऐसी ये हमारी चेन चलती है। हमारी जो मेंबरशिप होती है, वो मिनिमम जो है वो ट्रेडिंग मेंबरशिप होती है, जिसकी इनिशियल जो डिपॉजिशन रहता है वो 25 लाख रुपए होता है सर। तो इतनी बड़ी अमाउंट एक 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 रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इसलिए ये जो ब्रोकर्स हैं, जो बड़े ब्रोकर्स हैं या फिर जो ब्रोकिंग एज अ बिजनेस रन करते हैं, उनके लिए सर आप उनसे एसोसिएट होकर उनके क्लाइंट बनकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं सर। एंड नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन, जैसे कि हम रिटेलर्स जो है, जैसे कि हम मनी कंट्रोल या मार्केट वॉच ऐसा हम वेबसाइट देखते हैं, या अर्ली इन द मॉर्निंग वी सी एजेक्स निफ्टी, और उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि निफ्टी कहाँ पर जा सकता है, मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स कहाँ पर जा सकता है, वो तो हम तय करते हैं। वैसा कुछ कम्युनिटी मार्केट्स में होता है क्या? जी सर, आप सबसे पहले तो सर एनसीडीएस के वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो आपको एनचार्ट करके हमारा जो है एक ट्रेडिंग स्क्रीन आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको रियल टाइम जो एनसीडीएस के ऊपर अवेलेबल कमोडिटीज के प्राइजेस, क्या ओआई है, क्या एलटीपी रहा है, साथ ही साथ टेक्निकल एनालिसिस के लिए उसमें बहुत सारे अलग अलग टैब्स भी है। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, इंडाइसेस हो, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। उसका एक 35 डेज का या 45 डेज का एक फ्री ट्रायल वर्जन भी अवेलेबल है। आप उसे ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपको एक स्क्रीन भी प्रोवाइड हो जाएगी सर। एंड देन अगेन आफ्टर दैट, उसी हमारे एनसीडीएस के वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट्स में सर एवरी कमोडिटी की डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट आती है। एनआईसीआर की वेबसाइट, जो हमारी सिस्टर कंसर्न है, वो भी जो है क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट्स निकालता रहता है सर, जो एनआईसीआर की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप एनसीडीएस की वेबसाइट में जाएं, कमोडिटीज को चूज करें और उनकी जो डेली रिपोर्ट्स हैं वो आप पढ़ें। तो उससे भी आपको एक अंदाज आ सकता है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए या फिर ना लेना चाहिए। Okay. And sir, one last one question regard throughout the all the attendees, uh, बाई वी मतलब जो एनसीडेक्स का जो एक एक्सचेंज है, तो ज़्यादातर से कमोडिटीज हमको कौन से ब्रोकर के मतलब जो ब्रोकर्स है मार्केट मार्केट में, तो ज़्यादातर से जो स्क्रिप्ट्स है एनसीडेक्स की, वो कौन से ब्रोकर के हमको पास से देखने मिलेगी? सर, स्पेसिफाइड सारे ब्रोकर के पास एनसीडीएस की क्योंकि मेंबरशिप शेर खान अवेलेबल है एनसीडेक्स अलाउड नहीं करता है, इसलिए मैंने सर। पूछा। जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वो डिस्काउंट ब्रोकर है और उन्होंने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है और वो एग्री कमोडिटीज में डील भी नहीं करते हैं। आप बाकी के जो ब्रोकर्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जो कि एनसीडीएस के साथ एसोसिएटेड हैं और जो एग्री कमोडिटीज में डील करते हैं, उनसे आप जुड़े। जैसे स्वस्तिका हो गया, इंदिरा हो गया, या फिर अगर मैं रीजनल ब्रोकर्स की मैं भी बात कर रहा हूँ आपसे, अगर मैं नेशनल लेवल ब्रोकर्स की बात करूँ तो एसएमसी, निर्मल बंग, रेलिएर, ये भी ब्रोकिंग का काम करते हैं। उनके पास भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में डीलिंग अवेलेबल है। तो आप उनसे एसोसिएट होकर अपना जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके सर, थैंक्स। मैं चाहूँगा कि सर इतना इंटरेक्टिव सेशन काफ़ी रहा अपना, और सारे अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। आपका अमूल्य समय देने के लिए सभी का धन्यवाद। अमोक सर, आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया।
थैंक यू सो मच। और इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। सर